चलिए, तो मैं अगर आपसे बात करूं, देखिए समाज कार्य में अगर मैं जिक्र करूं आप लोगों से, जब समाज कार्य के अंतर्गत पूछ ले प्रश्न, धर्मार्थ अध्ययन पर बल दीजिए। समाज कार्य में पूछ ले कि ऐच्छिक क्रिया पर जो है समाज कार्य का क्या हिस्सा बन सकता है, ठीक है, तो उस तरीके पर हमें उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू में सोचना पड़ता है। और जब आपसे कह दिया जाए कि समाज कार्य की अवधारणाओं पर जिक्र करिए आप, तो देखिए सोशल वर्क जो है ना, ऐसे में तो हम जानते हैं कि समाज कार्य एक सहायता मूलक कार्य है, ये बात हमें अच्छे से मालूम है ना, ये बात हमें अच्छे से पता है। आप परिभाषा के आधार पे जब जिक्र करना शुरू कर देंगे कि ये परिभाषाएं हैं जो सोशल वर्क को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर हो गए, फिर यंगलाड हो गए, कोनफ्का हो गए, इन सब की परिभाषा को भी आप चाहो तो रिलेट करके समाज कार्य की परिभाषा से बता सकते हो ये सोशल वर्क है। और आप ध्यान रखें, जब मैं आपसे कहूँ समाज कार्य की अवधारणा बताओ, तो आप ये भी कह सकते हो कि धर्मार्थ दान, ठीक है, ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक है, कौन सी क्रियाएं, ध्यान से पहले बात को समझिएगा आप लोग, तब उसके बाद करिएगा। ऐच्छिक क्रियाएं, या आपसे पूछा श्रमदान, ठीक है, पहले पॉइंट समझिए। फिर अगर आपसे कहा कि सामाजिक आंदोलन, फिर आपसे कहा सामाजिक सुधार, ये बात, इनकी परिभाषा लिख दीजिए, इन सब की परिभाषा लिख दीजिए। ये परिभाषा भी आपको बता देता है कि हमने समाज कार्य की अवधारणा बता दिया। यदि ये बता देते हो तो ठीक है, और यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो समाज कार्य की सहायता मूलक कार्य बताते हुए जो मनोसामाजिक समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन निदान उपचार किया जाता है, और फिर उसके बाद उनकी परिभाषा बता दीजिए विद्वान के अनुसार कि फ्रीडलैंडर ने क्या क्या कहा, इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क क्या बोला, एलिस चेनी ने क्या कहा, ऑथर फिंक ने क्या कहा, सुनील चंद्र ने क्या बोला, इनकी परिभाषा लिख दीजिए, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो बात दोनों एक ही है। अगर मान लो ये आधा याद है तो आधा इसको कर दीजिए, आधा समाज कार्य की परिभाषा लिख दीजिए। अब एक एक लाइन में आप सुनते जाइए, मैंने पहले भी बता रखा हूं। देखिए धर्मार्थ दान क्या होता है। धर्मार्थ दान बिना लाभ की आशा किए किसी जरूरतमंद की आप मदद कर देते हैं, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, दान कहलाती है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, दान कहलाती है, बिना लाभ की आशा किए। स्पष्ट, इस बात को आप सभी लोगों को मालूम है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप ऐच्छिक क्रिया बताइए, फिर क्या होती है, ऐच्छिक क्रिया क्या होती है। हम ऐच्छिक क्रिया को ऐच्छिक कार्य भी कह सकते हैं। नाम ध्यान रखिए, ऐच्छिक का मतलब होता है सकारात्मक, पॉजिटिव, ऐच्छिक का मतलब होता है। अनैच्छिक का मतलब होता है नेगेटिव यानी नकारात्मक। जी सर बोलिए। सर ऐच्छिक कार्य जो वॉलेंटियर वर्क जो करते हैं ना सर, हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो एक टाइप से होता है ना सर। नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। देखो सर मैं बताता हूँ, मेरी बात सुनिए, एक बार सुन लीजिए। ऐच्छिक कार्य का मतलब, ऐच्छिक क्रिया का मतलब पॉजिटिव कार्य होना, पॉजिटिव क्रिया की करना। अब पॉजिटिव काम कैसे परिप्रेक्ष्य में होता है सोशल वर्क में, इसको थोड़ा समझिए। जैसे मैंने कहा कि शोषितों के प्रति प्रेम और प्रतिबद्धता के आधार पे मनुष्य को वंचित लोगों की सहायता करने की अपेक्षा करता है। तो मेरा सकारात्मक क्रिया, ऐच्छिक का मतलब सकारात्मक भी होता है, तो मेरा सकारात्मक क्रिया क्या, मैंने कहा कि भाई लोगों के स्नेह को, मैंने कहा कि लोगों को स्वावलंबन बनाने, स्वावलंबन का मतलब होता है सकारात्मक, इंडिपेंडेंट। मैंने कहा लोगों का आदर करना, मैंने कहा लोगों की समस्याओं की पहचान करना, लोगों को जो है आध्यात्मिक चीज़ों से जोड़ना या आध्यात्मिक विकास करना। तो वो क्या, वो ऐच्छिक क्रिया हो गई। आप पॉजिटिव काम करिए ना, आप जो समाज में असामाजिक तथ्य हैं उसको दूर करिए, वही ऐच्छिक क्रिया है, वही ऐच्छिक क्रिया है। स्वार्थ त्याग कर मानव की सेवा करना एक समर्पण है, और वह प्रक्रिया ऐच्छिक कार्य को ही बताता है, ऐच्छिक क्रिया को ही बताता है ना। इस बात को आप ध्यान रखिए, है ना, पहली चीज। अच्छा, क्लास में जैसे समाप्त होगा तो आप लोग लेफ्ट मत करिएगा, मैं आप लोगों के लिए आज एक रूल बनाऊंगा, क्योंकि तभी आप सभी लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे, जो लेफ्ट कोई नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आता है, श्रमदान। श्रमदान क्या होता है, श्रमदान केवल, हालांकि मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को सारे शब्दों के बारे में, यहाँ पे केवल रिलेट करा के आपको समझा रहा हूँ बस। अगर कॉपी पेन है तो एक एक लाइन में लिख लीजिए कि ये होता है, ये होता है। कोई अगर कहीं पूछेगा तो आप बता देना फटाफट उसे। सोशल वर्क के बारे में अगर पूछा जाता है यूजीसी में भी तो ऐसे ही, और एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू अगर आएगा तो भी ऐसे ही, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर श्रमदान को लेकर बोले सर। हाँ बोलिए, बताइए, अपने विचारों को प्रकट करिए। सर श्रमदान जैसे कि
अलग अलग जैसे कि विलेज में या फिर जगह पे जैसे होता है कि वॉलेंटियर लोग मिल के कोई एक डेट फिक्स होता है मंथ में, या फिर कोई वीक का कोई एक डे रहता है, मंडे ट्यूसडे, या कोई मंथ का दो डेट या इस तरह करके अलग अलग जगह बना लेते हैं। और उस दिन क्या होता है, गांव का ही डेवलपमेंट वर्क का वो लोग करते हैं अपने स्वैच्छिक से। इसमें फैमिली के रहते हैं लोग, है ना, कोई कोई एक एक लोग, और जो डेवलपमेंट का वर्क रहता है उसमें सब कोई श्रमदान करते हैं, ताकि क्या होता है पैसे भी बच जाते हैं और काम भी हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट बात। तो सही कहा आपने। देखो श्रमदान, सिंपल भाषा में श्रमदान को भी लोग समाज कार्य मानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। पहली बात, सारे बच्चे, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए श्रमदान क्या है, तो श्रमदान भी समाज कार्य है। श्रमदान को लोग समाज कार्य मानते हैं, है ना। परंतु इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसी कंडीशन पर जी। सर, श्रमदान महात्मा गांधी की अवधारणा थी जो ऐच्छिक होता है और बिना पैसे के किया जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 करेक्ट बात। अब देखिए, श्रमदान का मतलब है ऐच्छिक परिश्रम ही। आपने जो बोला, श्रमदान का जो अर्थ बनता है वह ऐच्छिक परिश्रम से ही बनता है। और जब ऐच्छिक परिश्रम बनेगा तो वहाँ पे प्रक्रिया ये समाजकारी वाली गलत प्रक्रिया हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, तब वहाँ पे ये प्रक्रिया समाजकारी की गलत हो जाती है। परंतु समाजकारी का जो लक्षण है, जैसे मानव का श्रम हो गया, अभी सर बता रहे थे, ऐच्छिकता हो गई। ऐच्छिकता जब मैं शब्द बोलूँ आप पॉजिटिव समझ लिया करें, शुद्ध हिंदी लिखा रहता है, यूज़ भी होता है, यूजीसी में, एमपी सेट में, हर जगह यूज़ होता है। ऐच्छिक शब्द बहुत पॉजिटिव शब्द माना जाता है। ऐच्छिकता हो गया, सामूहिक प्रयास हो गया, लोकहित हो गया, लोकहित को बढ़ावा दे रहे हो, तो ये कार्य क्या है, ये श्रमदान है ना। अब श्रमदान प्राचीन काल में ही मानव ने न केवल आयु की विषमता के समान किया, बल्कि अन्य खतरों से अपने आप को बचाया भी है ना। श्रमदान आज वर्तमान समय में आपने नाम सुना होगा एनएसएस का, राष्ट्रीय सेवा योजना। आपने एनसीसी का नाम, हाँ आपने, हाँ नेशनल सर्विस स्कीम, हाँ, और एक आता है आपका एनसीसी, जिसको आप छात्र सेवा कोर बोलते हो, हाँ जिसको, हाँ। तो ये राष्ट्रीय छात्र सेवा कोर जो होता है और जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर होता है, इनके माध्यम से नौजवानों को शिक्षित किया जाता है, और इस तरीके का योगदान श्रमदान ही तो है। आज वर्तमान समय बात कर रहा हूँ। अब पेपर में आपके अगर प्रश्न बनेगा तो जाहिर सी बात है, क्या श्रमदान एनसीसी और एनएसएस को रिलेट करेगा, जहां नौजवानों को शिक्षित करने में एक अहम भूमिका निभाता है, तो यस करेगा। बात समझ में आई सर? हाँ, ये चीजें हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर महत्व दिया जाता है श्रमदान पे ना, तो आर्थिक सामाजिक विकास पर। बस हो गया क्लियर, क्या कुछ है ही नहीं इसमें। फिर एक शब्द आया था सामाजिक आंदोलन। अब सामाजिक आंदोलन मैंने आपको कल भी बताया था, एक ही चीज़ को रिलेट करता है सामाजिक आंदोलन, कि सामाजिक आंदोलन में अक्सर एक रूपता का अभाव पाया जाता है, और इसी वजह से तो सामाजिक आंदोलन होता है। अभाव का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग कि सही तरीके से काम ना हो पा रहा है, मतलब कोई ना कोई चीज़ें कमी हो पा रही है, कमी हो रही है ना, उसको बताता है। अब बेसिकली जैसे अगर मैं आपसे जिक्र करूं, सामाजिक आंदोलन का जो रीज़न बनता है वो बहुउद्देशीय बन जाता है। जैसे सती प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, बाल श्रम हो गया, ये बन जाता है पार्ट, एक प्रकार से रीजंस। तो इसके अतिरिक्त अन्य भी कारण हैं, अपराधियों के द्वारा जो है सताना या धार्मिक वर्ग को दबाना, ये भी कह सकते हो आप, रीज़न बता सकते हो आप यहाँ पर, है ना। तो सामाजिक आंदोलन को अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक प्रकार का संगठनात्मक तत्व माना जाता है, और वह तत्व के अभाव में ही सामाजिक आंदोलन होता है। तो सामाजिक आंदोलन को असंस्थागत तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामाजिक आंदोलन, बात समझ में आ रही है सामाजिक आंदोलन के बारे में? तो सामाजिक आंदोलन जो है सामूहिक जागृति पर बल देता है। सामूहिक आंदोलन समान सोच वाले व्यक्तियों पर बल देता है, मूल्यों में विश्वास वाले पर बल देता है, सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित होता है, सभी का सहयोग करता है सामाजिक आंदोलन, है ना।
सामाजिक आंदोलन में सहभागियों को बताया जाता है कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए। मूल्यों का समागम होता है, समागम होता है सामाजिक आंदोलन में। बस इतनी बात ध्यान रखें आप सभी लोग, और कह दीजिएगा कि सामाजिक आंदोलन का एक ऐसा सामूहिक प्रयास बताया जो परिवर्तन लाता है, जो परिवर्तन लाता है वही सामाजिक आंदोलन होता है। बस क्लियर, और कुछ है ही नहीं। बाकी आपको और चीज़ें मैं डीप में बताऊंगा जब यूजीसी पढ़ाऊंगा, हालांकि पहले भी बता रखा है। फिर उसके बाद एक शब्द आता है सामाजिक सुधार। हमने सामाजिक सुधार के बारे में भी पढ़ा है ना, सामाजिक आंदोलन सामाजिक सुधार के बारे में भी पढ़ा है। एक एक लाइन में समझते जाइए। हर समाज में सांस्कृतिक पतन होता है, और जब समाज के लोग अपने रीति रिवाज और परंपराओं को नकारते हैं तो जिसके कारण उसके व्यक्तित्व का विकास और कोई भी कार्य प्रणाली विकसित नहीं हो पाती है। जैसे भारत में अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड व्यवस्था है, तो इन बुराइयों के कारण सामाजिक सुधार आरंभ हुआ। और यहीं आपको बताऊं, जो एक विद्वान थे जिनका नाम था एम एस गोरे, सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल वर्क में इनकी बहुत अहम भूमिका रही है एक बुक के साथ में। तो एम एस गोरे महोदय ने कहा कि सामाजिक सुधार का जो मतलब है वो सामाजिक मनोवृत्ति से है। किससे है? सामाजिक मनोवृत्ति। अब इन सामाजिक मनोवृत्ति में अगर आप परिवर्तन करोगे तो बताओ क्या कहलाएगा वो? सामाजिक मनोवृत्ति में अगर आप परिवर्तन करते हो तो क्या सामाजिक सुधार कहोगे? जी सर। यस, हाँ सर, सामाजिक कहें, सुधार होगा। ये सामाजिक सुधार होगा, है ना। यहाँ पे सामाजिक सुधार होगा। तो सामाजिक सुधारों में लोगों को असंतोष कुछ ही क्षेत्र में होता है, जबकि क्रांति में लोगों का असंतोष पूरी व्यवस्था के प्रति रहता है ना। तो ये आता है यहाँ पे क्रांतिकारी शब्द भी कई कई रिलेट हो जाता है ना। बट आप ध्यान रखें, सामाजिक मनोवृत्ति में परिवर्तन सामाजिक सुधार कहलाता है। दैट इज़ राइट, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे सामने एक शब्द और आता है इससे पहले, सामाजिक ताना बाना। मैंने कल बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सामाजिक ताना बाना सोशल वर्क में बहुत ही फेमस शब्द है, और ये एक विद्वान थे, उनका नाम था स्कॉट, सन 1996 में आता है भूमिका सामाजिक ताना बाना में। अभी मैं सामाजिक सेवा नहीं बता रहा हूँ, सामाजिक ताना बाना बता रहा हूँ। तो सामाजिक ताना बाना का मतलब होता है एक प्रकार से नेटवर्क, एक जाल। मैंने कल बताया था आप लोगों से कि मान लो एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है, तो ये व्यक्ति इससे भी जुड़ा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है इससे भी जुड़ा हो, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा हो, है ना, और ये सबसे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। ये क्या बन गया? एक जाल बन गया। इस जाल को क्या बोला गया? नेटवर्क बोला गया। और नेटवर्क को शुद्ध हिंदी में जाल ही कहा जाता है। ये जाल बन गया। तो सामाजिक जाल लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। ये जुड़ रहे हैं लोग, ये लोग जुड़ रहे हैं, तो जोड़ने का काम करता है और सामाजिक संबंध स्थापित करने का मानव निर्मित प्रयास कर रहा है। आपको बता दूं, शुरुआत में जब ये सामाजिक ताना बाना शब्द प्रारंभ हुआ तो वह वर्ष था 1930, और उस समय आपको बता दूं, सामाजिक संबंधों को समझने के लिए सबसे पहले इस शब्द का जब प्रयोग किया, उसका नाम था क्या? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ नाम था उसका। लेकिन ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, 1951 में आया। जब 1951 में जिक्र किया तो नाम आया जॉर्ज होमस। जॉर्ज होमस। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये क्लास MSW की है, ना कि UGC नेट और MP सेट की है। बात ध्यान से सुनिए, मैं आप लोगों को MSW के आधार पर समझाना चाह रहा हूँ। ये चीज़ें हैं, UGC की क्लासेस अलग होती हैं, लेकिन वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये उनसे ही रिलेट होता है। वहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। यहाँ मैं आपका अतार्किक चीज़ें यानी डिस्क्रिप्टिव चीज़ें जो है वो कर रहा हूँ, विवरणात्मक जो आते हैं, अतार्किक चीज़ें जो आती हैं उसको मैं डेवलप करने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि आप लिखेंगे क्या, आप सोचेंगे किस तरीके के, मैं वो डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी जो कंटेंट मिलते हैं आप लोगों को पता है अच्छे से, UGC नेट और MP सेट वाले क्लास में। क्यों राजू जी, सही बात है सर? जी? सर UGC नेट वाला 6:30 बजे चलता है ना? हाँ, UGC नेट MP सेट, ठीक है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये छोड़ देना चाहिए क्लास, है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बेस बहुत बच्चे ओपन से पढ़ के आए, नहीं पता होता है उनको
इन सारे शब्दों के बारे में, तो ध्यान रखेंगे। अब मैं बात कर रहा था क्या, 1951। अब 1951 में नाम क्या आया बताया था मैंने, जॉर्ज हॉमस। ठीक है, जॉर्ज हॉमस के बारे में अगर हम बात करें, इन्होंने सामाजिक नेटवर्क को तैयार किया एक अलग विधि के रूप में। किसके रूप में, विधि के रूप में। किसको तैयार किया विधि के रूप में, सोशल सामाजिक नेटवर्क। क्या बात है, अब आप लोगों का माइंड एक्टिव हुआ। ऐसे पढ़ा करें आप सभी लोग, यहीं आपका 2-3 फैक्ट तैयार हुआ जो यूजीसी में काम आएगा, एमपी सेट में भी काम आएगा, एमएसडब्ल्यू में काम तो आ ही रहा है ना। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक शब्द और आया था, सामाजिक सेवा। और आप लोग जानते हैं जो कोई काम इच्छा के अनुसार हो, इच्छा अनुसार कर रहे हो, इच्छा के अनुसार काम कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, समाज सेवा कहलाता है। समाज सेवा। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ ये शब्द बोलूँ समाज कार्य के बारे में, तो आप बोलते हैं जब आप समाज कार्य में प्रविधि, वैज्ञानिक विधि, कुशल, टेक्निक और निपुणता और दार्शनिक मूल्यों का जब आप प्रयोग करते हैं तो वह समाज कार्य बन जाता है। और आज 19वीं शताब्दी में समाज कार्य को एक व्यावसायिक सेवा के रूप में जाना जा रहा है। बस हो गया क्लियर। बाकी आगे मैं बातचीत करूंगा आगे आने वाले टाइम में। एक एक लाइन में केवल समझते चाहिए ये शब्दों को। सामाजिक रक्षा क्या होता है, सामाजिक रक्षा क्या होता है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सामाजिक परिस्थितियाँ ही व्यक्ति को अपराधी बनाती हैं, या मैं ये कह सकता हूँ कि सामाजिक रक्षा में अपराधी बनाने के लिए जिम्मेदार होती है जो सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं। राइट है, ये करेक्ट जवाब है। आपसे जब कथन का सवाल आए, कारण का सवाल आए, समाज का प्रवेश होगा व्यक्ति के सही होगा। बिल्कुल। तो ऐसे समाज का में दर्पण होता है। बिल्कुल ऐसे में एक सभ्य समाज का यह कर्तव्य है कि वह उसके हितों की रक्षा करे। सामाजिक रक्षा का जो तात्पर्य होता है, ऐसे लोगों का हित संरक्षण और भलाई से है जो कानून का उल्लंघन करने वालों से पीड़ित है। तो सामाजिक रक्षा का संबंध विधि के विरुद्ध कार्यों को रोकने से मतलब है, रोकने से संबंधित है। तो सामाजिक रक्षा एक ऐसा संगठन या एक ऐसा संगठित प्रयास है जो विधि व्यवस्था को एक प्रकार से निगरानी कर रहा हो, या उसका अनुरक्षण कर रहा हो, या अनुश्रवण कर रहा हो, ऐसी प्रक्रिया को बताता है सामाजिक रक्षा शब्द। देखो, जेल सुधार सेवाएं की बात करें, सामाजिक रक्षा। जेल से मुक्ति की बात करें या लोगों की सेवाओं की बात करें तो सामाजिक रक्षा। मैंने कहा भिक्षुकों का पुनर्वास कर दो, आपको ध्यान समझिएगा। मैंने कहा भिक्षुकों को क्या कर दो, पुनर्वास कर दो। तो ये शब्द कहाँ पे रिलेट हो गया, सामाजिक रक्षा में रिलेट हो गया। नशे से जो प्रभावित लोग हैं ना, आपने देखा होगा नशे से प्रभावित लोगों को, इन लोगों को अगर नियंत्रित करना है और उपचार करना है तो जानते हो आपने क्या काम किया है, सामाजिक रक्षा का काम किया है। सामाजिक सुरक्षा को बात करूं तो सामाजिक सुरक्षा शब्द तो ऑलरेडी इसमें आ ही जाता है, ये पार्ट ऑलरेडी इसमें बन ही जाता है। ठीक है, यह आपका सामाजिक रक्षा हो जाता है। फिर एक शब्द आता है सामाजिक सुरक्षा। देखो, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक रक्षा में अंतर भी है। आपको मैं बता दूं, यूके में आपने नाम सुना होगा 1935 वाला अधिनियम। इंग्लैंड में ना एक विलियम बेवरिज ने सामाजिक सुरक्षा का विचार प्रस्तुत किया था 1935 में। क्या नाम था उसका, नोट करना है नोट करिए, क्योंकि ऐसे ऐसे फैक्ट भी हमारे सामने आ जाते हैं, है कि नहीं। विलियम बेवरिज कब, 1935 में। क्या शब्द, क्या किस पर विचार किया था, सामाजिक सुरक्षा पर विचार किया था 1935 में। यूएसए की अगर मैं बात करूं तो क्या आप लोग जानते हैं सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का नाम, यस पता होना चाहिए। अधिनियम है 1935 का यूएसए का। आवाज मेरी क्लियर है? जी सर, आवाज क्लियर है। बहुत बढ़िया। यानी जहां मैंने इस बार शिफ्ट हुआ हूं राजू सर, मुझे लगता है कि केवल लाइट से ही प्रॉब्लम गई थी, बाकी आई थिंक नेटवर्क इश्यूज नहीं हो रहे यहाँ पे, है ना। नहीं तो बार बार हम लोग लेफ्ट हो जाते थे। आगे बात करते हैं। आपने एक नाम सुना है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये भी पता होगा 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको बता दूं ILO के बारे में थोड़ा सा। ILO ने कहा सामाजिक सुरक्षा को लेकर, कहा कि सामाजिक सुरक्षा सामाजिक संगठनों के द्वारा उसके सदस्यों की सुरक्षा
उत्पन्न होने वाले खतरों के विरुद्ध की गई जो क्रिया होगी वही सामाजिक सुरक्षा होगा। ये बात आईएलओ ने बोला था। क्या बोला? क्या सामाजिक सुरक्षा जो है ना, सामाजिक संगठनों के द्वारा उसके सदस्यों की जो सुरक्षा उत्पन्न हो रही है, जहां खतरों के विरुद्ध कोई की जा रही क्रिया, वही सामाजिक सुरक्षा है। और सुनिए, सामाजिक सुरक्षा के रिलेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जिस तरीके से आप वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर का नाम जानते हैं कि समाज कार्य जो है वो एक वैज्ञानिक और एक कला के रूप में जाना जाता है, तो उन्होंने भी अपनी परिभाषा सामाजिक सुरक्षा में लाकर कहा है कि सामाजिक सुरक्षा बेरोजगारी, वृद्धावस्था और निर्भरता और अवैधानिकता जैसी चीज़ों से सुरक्षा हेतु समाज कार्य की यही क्रिया को हम लोग बोलते हैं। मतलब समाज में जो भी बेरोजगारी है, जो वृद्धावस्था है, जो अनिर्भरता है, निर्भरता जो है, जो अवैधानिकता चीज़ें हैं, मतलब आज सामाजिक जितने तथ्य आ रहे हैं, उन चीज़ों से सुरक्षा करना समाज कार्य की गई एक परिभाषा है। सामाजिक सुरक्षा की ये परिभाषा है। हो गया। मेरी जितनी परिभाषा है ना वाल्टर एंड्रियास की, बड़ी सिंपल परिभाषा है, कुछ इसकी परिभाषा में है ही नहीं भाई। ये सबको याद होगा। समस्याएं क्या हैं समाज में? बेरोजगारी है, बीमारी है, वृद्धावस्था है, अवैधानिकता है, जो भी फैक्ट बन रहा, नशा है, बिल्कुल सही बात। इनसे अगर मैं आपसे कहूँ सुरक्षा हेतु समाज कार्य किया, आपने कोई क्रिया किया, वही सामाजिक सुरक्षा है। बस हो गया। फिर हमारे सामने एक शब्द आता है सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण क्या है भाई? आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक सभ्यता का लक्ष्य जो होता है मानव कल्याण के लिए किया जाता है। प्रत्येक मानव कल्याण पर ही आधारित है। तो हमारे पूर्वजों ने सभी कल्याण और विकास के लिए सामाजिक संस्थानों की स्थापना की थी, ये बात आप जानते हैं। लेकिन जब मैं इसका तात्पर्य पूछूं, या यूजीसी एग्ज़ाम में पूछा जाए या एमपी सेट में पूछा जाए, तो आपको बता दूं, लिखा रहेगा सभी की भलाई, सभी की भलाई ऑप्शन में। हालांकि एक शब्द और आप लोगों ने सुना होगा, सर्वोदय, जो महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसकी किताब से मोटिवेट हुए थे? अनटू द लास्ट। किसकी किताब थी ये? जॉन रस्किन की किताब। तो ये बात आप सबको ध्यान रखना है कि जब सामाजिक कल्याण की बात आए तो हमें सभी की भलाई की बात करता है, और समग्रता की भलाई, सभी की भलाई सर्वोदय भी बताता है। और सर्वोदय का मतलब भी होता है कल्याण। और सर्वोदय को जब सोचते हैं हम लोग, तो हमारे सामने महात्मा गांधी, हाँ, हमारे सामने एक ही नाम आता है, महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी जॉन रस्किन की किताब से बड़े फेमस हुए, मतलब बड़े प्रभावित हुए, जो अनटू द लास्ट किताब थी उनकी। पता, बहुत बच्चे अनटू द लास्ट लगा के आते हैं कि महात्मा गांधी की किताब है। नहीं भाई, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं जा रही है राजू जी? आ रही है। नहीं सर, आवाज क्लियर आ रही सर। ओके। तो अनटू द जो लास्ट किताब है वो रस्किन की है, महात्मा गांधी की नहीं। महात्मा गांधी इससे प्रभावित हुए हैं बहुत, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। एक क्लियर फैक्ट यहाँ पे हुआ, पेपर में सवाल भी देखा जी। ये अंत्योदय शब्द भी महात्मा गांधी ने दिया था ना? नहीं सर, ये बेसिकली किताब है, ऐसा शब्द भी जिक्र अगर आएगा तो रस्किन का ही आएगा। सर्वोदय शब्द में सर्वोदय नहीं सर, अंत्योदय। अंत्योदय, अच्छा, अंत्योदय, हाँ, महात्मा गांधी का है। अंत्योदय महात्मा गांधी का है। हाँ, मैंने सोचा कि आप अंटू की जो किताब पूछ रहे हैं उससे। नहीं सर, अंत्योदय शब्द भी महात्मा गांधी ने। हाँ, ये तो सत्य, अंत्योदय भी उन्हीं का है। अच्छा, और सुनिए, सेम क्वेश्चन आया था सर सेट में अभी इस बार। सेम क्वेश्चन क्या था? अनटू द लास्ट किसका कौन आता है? हाँ बिल्कुल। देखो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता दूँ, सोशल वर्क में जो भी चीज़ें बताऊँगा आपको बताऊँ, मैं वो आईएमपी करके बताता हूँ, फैक्ट के रूप में भी बताता हूँ कि ये पेपर में आते हैं। अब यही चीज़ें हैं कि आप उसे कितने सक्रिय तरीके से आप अर्जित करते हैं, बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितने बढ़िया से आप अपने अर्जित करेंगे उतना ही सफल होंगे। उसको सही तरीके से नोट करें, लिखें, समझें उस बात को। अब देखिए, सामाजिक कल्याण में सामाजिक और आर्थिक पक्ष जब शामिल कर दिया गया तो कहा गया कि ऐसी संस्थाओं में जो समाज द्वारा
प्रयोजित होती है और समाज के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम करती है, वही समाज कल्याण है। तो समाज कल्याण में सामाजिक क्रिया भी आगे बढ़ेगी और आर्थिक क्रिया भी आगे बढ़ेगी, वही सामाजिक कल्याण है। बस ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए हमारे सामने एक शब्द आता है सामाजिक न्याय। बहुत ही सरल शब्द है और इन शब्दों से आप सभी लोग परिचित हैं। सामाजिक न्याय आपको मालूम होना चाहिए। सामाजिक न्याय न्याय होना चाहिए, सीधा सा बात। क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। हाँ, मैं अगर आपसे कहूँ कि सिद्धांत सभी सभ्य समाजों का मार्गदर्शक रहा है तो ये बात आप कहिएगा कि सही है। जो सिद्धांत रहे हैं, जो भी सिद्धांत रहे हैं, वो सभी सभ्य समाजों का मार्गदर्शक रहे हैं। मैं कभी कभी आप लोगों से कहता भी हूँ कि दर्शन वगैरह पढ़ा करें, दर्शन को फॉलो ना किया करें, जानकारी होनी चाहिए दर्शन के बारे में। दर्शन क्यों? क्योंकि देखो अगर आप देखेंगे ना, प्रगति जब उस समय चल रहा था, यथार्थ अगर हम बात करें, यथार्थवाद को बात करें, आदर्शवाद की बात करें, ठीक है, प्रगतिवाद की बात करें, तो सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। हमें इससे जानकारी मिलती है और सब में कुछ अलग अलग विचारों को प्रकट किया गया है। तो इसी के आधार पे कहा गया कि ये सिद्धांत सभी सभ्य समाजों का मार्गदर्शक रहा है, तो सभी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय की कोई निश्चित परिभाषा देना आसान नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें। समाज में न्याय के रूप में और विधियां बदलती रहती हैं और सभी व्यवस्थाओं में दो तरीकों को अपनाया जाता है। न्याय में दो तरीके अपनाए जाते हैं। दो तरीके कहाँ पे अपनाए जाते हैं? दो तरीके सोशल जस्टिस में। एक तो ये शब्द आता है जो है सुरक्षात्मकता, पहला शब्द। दूसरा शब्द जो आता है संवर्धन। आपने पेपर में ये शब्द देखा होगा, यूजीसी के बच्चों ने जो पेपर दिए होंगे, है ना। ध्यान रखेंगे, न्याय शब्द का प्रयोग दो रूपों में होता है। जब हम सभी की व्यवस्था की बात करेंगे ना, हमने कहा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैंने कहा कि सभी व्यवस्था में दो तरीकों को अपनाता है सामाजिक न्याय। वह व्यवस्था एक है सुरक्षात्मकता और एक है संवर्धन। सुरक्षा का मतलब जहाँ पे रक्षा से एक डिफेंस की बात हो रही है, संवर्धन का मतलब होता है जहाँ पे सर्वांगीण विकास की बात हो रही होती। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि न्याय शब्द में प्रयोग करते समय दो रूप भी होते हैं। न्याय में क्या होते हैं? दो रूप होते हैं। जैसे दो आपने देखा यहाँ पे कि तरीके होते हैं, तो दो रूप भी होते हैं। एक को बोलते हैं निरपेक्ष और एक को बोला जाता है प्रत्यक्ष। आई थिंक प्रत्यक्ष, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा। प्रत्यक्ष शब्द, सोशल वर्क क्या बताता है? प्रत्यक्ष शब्द आपसे कहता है कि जहाँ सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ, अगर मैं बात करूँ आपसे क्लाइंट, सेवार्थी की, सदस्यों की, तो जब आमने सामने कोई क्रियाविधि होती है तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष हो रहा है। वहाँ पे भी न्याय, इस शब्दों को देखने को मिलता है, न्याय। लेकिन जब मैं आप लोगों से यहाँ पे बोलूँ निरपेक्ष शब्द, कौन सा शब्द बताएं? निरपेक्ष, बिल्कुल। तब आप यहाँ पे निरपेक्ष शब्द से क्या करते हैं कि मतलब अगर मैं ये कह सकता हूँ, जो किसी पर अवलंबित ना हो, जो किसी बात की अपेक्षा या चाह ना हो, जैसे किसी से प्रभावित ना हो रहा है। हाँ, जो आप बोलते हैं ना बेपरवाह, है ना। तो जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना, धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला बना देना या मान लेना, ऐसी प्रक्रियाओं पर हम रिलेट करते हैं निरपेक्ष शब्द को। अब जब एक शब्द आता धर्मनिरपेक्ष, तो जहाँ धर्म से अलग हो, यानी कोई धार्मिक आधार पर जब क्रियाविधि होती है तो उन चीज़ों को ना रिलेट करना, तो धर्मनिरपेक्ष। निरपेक्ष शब्द निगेटिव बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये बताइए पहले। निरपेक्ष बिल्कुल निगेटिव शब्द है ये, ना के मतलब ना करना, बेपरवाह शब्दों जिसे रिलेट हो, निगेटिव शब्द है, और प्रत्यक्ष पॉजिटिव शब्द है। न्याय दूसरों के प्रति कर्तव्यों का बोध कराता है। न्याय क्या कराता है? कर्तव्यों का बोध कराता है। आता है प्रश्न, कहेगा कथन ये है, कारण ये है,
इन चीज़ों को समझो, आप इनको लिखना होता है, लिखें आप, समझें। कहेगा आपसे कि न्याय दूसरों के प्रति कर्तव्यों का बोध कराता है, यस कराता है कर्तव्य का बोध न्याय। और न्याय लोगों की कार्य व्यवस्था का माहौल भी तैयार करता है, और ये भी आपका सही रहेगा, दोनों स्टेटमेंट सही रहेगा। एक शब्द ध्यान रखिए, सामाजिक न्याय अगर कोई पूछे, कहना कि समाज में समानता के आधार पर चीज़ों का बंटवारा हो, ये बताता है सामाजिक न्याय का अर्थ। जहाँ सामाजिक न्याय एक परिवर्तनशील धारणा बन जाती है जो समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। बस इस चीज़ों को ध्यान रखिए। फिर हमारे सामने एक शब्द आता है सामाजिक नीति। नीति क्या होता है? नीति अगर हम बात करें, इसके तहत उद्देश्य प्राप्त करने हेतु मैं आपको एक नाम बताऊंगा, वह नाम है वेबस्टर का नाम। वेबस्टर शब्दकोश आपने सुना होगा, बहुत ये परिभाषा को लेकर आता रहता है, बताता रहता है हमेशा। इसने कहा कि कुछ विशिष्ट आवश्यकता वाले होंगे, मतलब मैंने कहा कि कुछ विशिष्ट, मतलब सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, बात को ध्यान समझिएगा। मैंने कहा कि कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए निश्चित क्रिया सामाजिक नीति होती है। बस जहाँ पर आप सामाजिक नीति को बता रहे हैं, वहाँ कुछ विशेष आवश्यकताओं के लिए निश्चित क्रिया को बता दीजिएगा, वही सामाजिक नीति होगी। इसमें लोगों का कल्याण शामिल किया गया है। आपने को बता दूं, बहुत ही फेमस एक विद्वान रहे हैं जिनका नाम आप लोगों ने SGPGI के पेपर में देखा होगा, कुलकर्णी का नाम पता होगा। यस सर, कुलकर्णी ने, मार्शल और कुलकर्णी सर। हाँ, कुलकर्णी ने जो है कहा कि सामाजिक नीति वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समझ बूझ कर की गई जो क्रिया है, वही सामाजिक नीति है। और इसी सामाजिक नीति में कुलकर्णी ने, बता दूं मैं आपको, तीन ऐसे क्षेत्र बताए हैं जो UGC नेट MP सेट में आपसे देखने को मिल सकते हैं। 3 क्षेत्र कुलकर्णी के हैं। एक क्षेत्र है सामाजिक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक नीति की प्रगति, सामाजिक नीति की प्रगति, और तीसरा है सेवाओं के नियंत्रण की नीति, सेवाओं की नियंत्रण की नीति। 3 क्षेत्र हैं ये कुलकर्णी के, नाम है ये कुलकर्णी का। तो ये सामाजिक नीति राज्य द्वारा कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करती, वही सामाजिक नीति होती है। ठीक है, फर्स्ट रिपीट करना सर। सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक नीति की प्रगति, और तीसरा सेवाओं के नियंत्रण की नीति। तो इन्होंने क्या, ये परिभाषा क्या है? सिंपल सी बात है कि राज्य द्वारा कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना सामाजिक नीति होती है। बस क्लियर। अब देखिए समाज कार्य। अब समाज कार्य तो आपको पता है, समाज कार्य आप लोग अच्छे से जानते हैं और परिचित भी हैं सोशल वर्क से। समाज कार्य समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। जो ये समस्याएं मनोसामाजिक होती हैं। समाज कार्य सहायता किसी अकेले व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय को प्रदान की जाती है, ये भी बात सत्य है। समाज कार्य सहायता प्रदान करते समय सेवार्थी की व्यक्तित्व संबंधी जो संरचनाएं होती हैं, जो सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें परिवर्तन लाने की काम करता है। यही तो है समाज कार्य। समाज कार्य की सबसे मुख्य परिभाषा अगर हम बात करें आप लोगों से, तो इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क, अच्छे से मालूम होगा। समाज कार्य मानवतावादी दर्शन पर आधारित है। किस पे आधारित है? मानवतावादी दर्शन पर आधारित है। ठीक है। और वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है, और प्रविधि पर आधारित है, प्रविधि पर आधारित है, और निपुणता पर आधारित है। और जब हम केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क को एक सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता दे रहे होते हैं, कल्याणकारी क्रिया कर रहे होते हैं, तो यही बन जाता है समाज कार्य की परिभाषा। समाज कार्य की परिभाषा।
तो समाज कार्य भौतिक सहायता प्रदान करता है। समाज कार्य निर्बल वर्गों के लोगों को अच्छे जीवन स्तर की सुविधा उपलब्ध कराता है। समाज कार्य सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है। समाज कार्य समायोजन स्थापित करने में बल देता है। ये होता है समाज कार्य का उद्देश्य। बस एक है सामाजिक क्रिया। सामाजिक क्रिया में आपको बता दूं, आपने एक नाम सुना होगा महात्मा गांधी जी का, सोशल एक्शन एंड सोशल वर्क। ये किताब रही है, किसकी रही है? महात्मा गांधी का। आपने नाम सुना होगा बिट्रो का। अच्छा, इन सब का नोट्स वगैरह क्लास वगैरह दोबारा से यूजीसी में चलेगी अच्छे से। मैं यहाँ पे आपके तार्किक मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, है ना, उन चीज़ को ध्यान रखें। बाकी सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से कराई जाएंगी। यहाँ पर बशर्ते मैं डिस्क्रिप्टिव बता रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें लिखने के लेवल पर। बिट्रो का नाम सुना होगा, 1984 में इन्होंने सामाजिक क्रिया का क्या दिया था, बताएं? आवाज़ जा रही है? प्रारूप। और इन्हीं प्रारूपों में एक प्रारूप और आता है चैतन्य का कर, चैतन्यकरण का सिद्धांत, और सबको मालूम होगा, पाउले फ्रेरे। वेरी गुड। तो ये सामाजिक क्रिया है। अब अगर आपसे सामाजिक क्रिया की मैं परिभाषा बता दूं, तो सामाजिक क्रिया सामाजिक प्राणी, सामाजिक परिस्थितियां और प्रेरणा। जो सामाजिक क्रिया शब्द का जन्म समाजशास्त्र से मानता है, परंतु सामाजिक क्रिया समाज कार्य की एक सहायक विधि है। इस बात से सहमत हैं आप लोग? एक सहायक विधि है। जी सर। और सामाजिक क्रिया धारणा के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। इसलिए मैरी रिचमंड ने कहा कि सामाजिक क्रिया को समूह आंदोलन के रूप में प्रचारित किया जाए। यही रीज़न है कि मैरी रिचमंड कहते हैं ये प्राथमिक प्रणाली है सोशल एक्शन, यही रीज़न है। लेकिन केनिथ विलियम प्रे ने सामाजिक क्रिया को समस्या के समायोजन और तालमेल के लिए किया गया जो प्रयास है उसे सामाजिक क्रिया करते हैं। ये बात केनिथ विलियम प्रे ने बोला। लेकिन बिट्रो कहते हैं कि सामाजिक क्रिया की प्रकृति टकराव की होती है, परंतु व्यवहार में इसे अहिंसक विधि और तकनीकी के रूप में अपनाई जाती है। तो कई विद्वान हैं, अपने अपने विचारों को उस तरीके से उन लोगों ने प्रकट किया था। अब अगर हम बात करें आप लोगों से, सामाजिक आंदोलन के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। सामाजिक आंदोलन के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे मौजूदा व्यवस्था के प्रति असंतोष, तो क्या आप बता सकते हैं? यहाँ पर मैं आपसे अगर कहूँ कि सामाजिक आंदोलन का एक लक्षण ये होता है कि मौजूदा व्यवस्था के प्रति असंतोष होता है, क्योंकि सामाजिक आंदोलन जो है मौजूद व्यवस्था को बदलने के लिए प्रयासरत रहता है। इसके अतिरिक्त एक सामाजिक आंदोलन जो है उपेक्षित हितों का संरक्षण भी करता है। तो जब इस तरीके की बात होती है तो इसको कहा जाता है कि ये सामाजिक आंदोलन का एक प्रमुख लक्षण है, जो मौजूद व्यवस्था के प्रति असंतोष को जिक्र करता है ना। बात करता है सामूहिक जागृति के बारे में। एक सामाजिक आंदोलन जो है सामूहिक जागृति लाने का प्रयास करता है, और लोग यदि किसी प्रकार के शोषण के शिकार हों तो सामाजिक आंदोलन उन्हें क्या करता है, जागरूक करने का प्रयास करता है। समान सोच वाले व्यक्तियों की सम्मिलित करने का प्रयास क्या हो सकता है? मतलब सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य या लक्षण ये कह सकते हैं कि इनमें एक समान सोच और उद्देश्य वाले लोगों का प्रयास रहता है कि इनमें व्यक्ति व्यवस्था को बदलने के लिए एक साथ सम्मिलित होकर प्रयास करना चाहिए, तभी वो काम एक्टिव होगा या यानी चलेगा सही तरीके से। अदरवाइज सामाजिक आंदोलन वहीं फिर समाप्त हो जाएगा, काम ही नहीं हो पाएगा फिर तो उसमें जिस मोटिवेट से गए। अब SGPGI में अभी आपको बता दूं, आप सभी को 2 नंबर मिलते एक्स्ट्रा। कारण क्या था? किसी बच्चे ने उस पर एक सवाल जो आया था उसने क्लेम ही नहीं किया, है ना, जो कि गद्यांश में था ऑप्शन, आपको पता होगा, बताया था मैंने ना, सब जानते हो नहीं सब लोग, लेकिन किसी ने क्लेम नहीं किया। तो अब बताइए ये ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है कि समान सोच की व्यक्तियों को सम्मिलित करने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
आवाज़ नहीं है क्या क्लियर? जी सर। होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कार्यवाही सम्मिलित नियोजित कार्यक्रम के अनुसार हो, मतलब एक सामाजिक आंदोलन में कार्यवाही नियोजित कार्यक्रम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और आंदोलन से संबंधित जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं और जो भी कार्यवाही की जाती हैं वह नियोजित ही होती है। बताओ, बिना कोई भी काम करोगे, बिना प्लानिंग के काम करोगे? चाहे वो आंदोलन हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो सोशल सर्विस हो, या श्रम से रिलेटेड हो, या ग्रुप और कम्युनिटी, कोई भी कार्य A to Z वो नियोजित कार्यक्रम पर ही आधारित होता है। पहले प्लानिंग आपको बनानी पड़ेगी। फिर कहता है मूल्यों में विश्वास। भी एक सामाजिक आंदोलन का प्रमुख लक्षण ये होता है कि स्वतंत्र और समानता और मानवीय गरिमा, मानवीय अधिकार जैसे मूल्यों में विश्वास करता है और कहता है कि इनकी प्रगति का प्रयास यही है। तो मूल्यों का विश्वास भी होना जरूरी है। अनेक विधियों का उपयोग। अगर मैं अनेक विधियों का उपयोग की बात करूं तो एक सामाजिक आंदोलन का ये लक्षण होता है कि वह उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जिसे उद्देश्य अगर प्राप्त करना है तो उसे कहाँ, सामाजिक आंदोलन के लक्षण में। तो भाई मैं लक्षण बता रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान रखें। क्रांति, विद्रोह, सुधार, विरोध, प्रदर्शन, हड़ताल, घेराव, बंद इत्यादि जो ये शब्द आ रहे हैं, ये विधियों का प्रयोग करते हैं। कई बार ऐसे प्रदर्शन हिंसक रूप का धारण भी कर लेते हैं। हिंसक रूप क्या कर लेता है? धारण कर लेता है ना? हिंसक रूप, समझ रहे हो ना हिंसक का मतलब? यस सर। हाँ, नेगेटिव वर्ड है ये, है ना। फिर कहता है कि निश्चितता का अभाव। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सामाजिक आंदोलन का एक प्रमुख लक्षण ये है जिसमें प्रारंभ और समापन में निश्चितता का अभाव होता है? सर्टेन होता ही नहीं, उसमें कोई चीज़ें होती नहीं। अगर आप लोग सभी लोग यूनिट बना के रहोगे तो जाहिर सी बात है वो काम सक्सेस होगा, और यूनिट बना के नहीं रहोगे तो वो काम असफल होगा। अगर आप यूनिटी बना के रहते तो SGPGI वाला भर्ती नहीं होती। यूनिट बना के रहे होते तो आप जो 14 मार्च का पेपर था, जो 2 नंबर UGC ने नहीं दिया, वो आपको देता, है ना। तो ये है सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित। सामाजिक आंदोलन का एक लक्षण ये होता है कि यह आंदोलन सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित होता है। सामाजिक समस्या और सामाजिक मुद्दों को उठाने की प्रयास करता है ये। और लास्ट है सभी का सहयोग, यानी एक सामाजिक आंदोलन को समाज के लिए सभी वर्गों का सहयोग ज़रूरी होता है। जब सभी वर्ग के होंगे नहीं तो फिर वो काम हो ही नहीं पाएगा अच्छे से, है ना। ये नहीं है कि वो भाई कौन से कास्ट का है, कौन से धर्म का है, उसको नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। सभी वर्गों से लो पढ़ना, तभी आपका ये पॉजिटिव में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे सामने सामाजिक आंदोलन के रीजंस भी आते हैं, कारण। क्या रीज़न रहा है कि सामाजिक आंदोलन आपके सामने आता है? कारण क्या रहा है? बताएं थोड़ा सा अपने विचारों को भी। सर जैसे जातिगत भेदभाव हो गया, शोषण हो गया, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो गया, बिल्कुल। फिर जो हमारे पर्यावरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो होगी। देखिए, आपको बता दूं, आरक्षण हो गया। जून 2023 में जो पेपर आने वाले हैं वो कुछ अप्लाइड ही आने वाले हैं, इसलिए इन चीज़ों को समझे। सामाजिक आंदोलन के रीजंस जो बनते हैं, कारण जो बनते हैं, आपने सही बताया कि समाज में व्याप्त बुराइयां, सामाजिक आंदोलन का कारण बन सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ सती प्रथा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। छुआछूत बनेगा, बिल्कुल बनेगा। दहेज प्रथा बनेगा। तो ये सामाजिक बुराइयां समाज के सभी लोगों को प्रभावित करती है, इसलिए कि इनको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। जब ये बुराइयां समाज में अत्यधिक रूप ले लेता है या व्यापक रूप ले लेता है या बढ़ जाता है, तो इसकी समाप्ति के लिए सामाजिक आंदोलनों का सहारा लेना पड़ता है। ये एक रीज़न बनाता है। और फिर कहता है कि मौजूदा व्यवस्था में असंतोष, मतलब मौजूदा व्यवस्था में असंतोष भी सामाजिक आंदोलन का कारण बन सकता है। कैसे? जिसमें समाज के लोग मौजूद व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हैं, वो बन सकता है। तीसरा है शोषण कैसे? देखिए, समाज में किसी भी वर्ग का शोषण सामाजिक आंदोलन का कारण बन सकता है। यदि समाज में किसी वर्ग
कि अधिकारों को दबाया जाए तो वह अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए सामाजिक आंदोलन का सहारा ले सकता है। इसलिए शोषण शब्द भी यहाँ पर मेंशन रहेगा। बात करें मजदूरों का शोषण, आप लोगों ने जॉब वगैरह कर ही रहे होंगे, बातचीत तो करते ही होंगे, है ना, कि भाई हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ इतनी सैलरी नहीं मिल पा रही है, हमारे पास इतनी डिग्री है, हम काम जो है 5 घंटे करने चाहिए, हम जो है एडवांस एक्स्ट्रा कर रहे हैं, उसके पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि मजदूरों का शोषण हो रहा है? बिल्कुल कह सकता हूँ। तो यदि किसी भी समाज में मजदूरों का शोषण सामाजिक आंदोलनों का कारण बन सकता है, मजदूर अपने हितों की प्राप्ति के लिए सामाजिक आंदोलन का सहारा ले सकते हैं। और आप लोग लीजिए, यदि आपका एडमिशन, या आपसे अगर मैं कहूँ कि आपको जॉब मिली है मेडिकल सोशल वर्क की, तो आप मेडिकल सोशल वर्क करें, ना कि आप जाके ओपीडी में बैठ के पर्चा बनाएं, है ना। तो यानी आपका सोशल हो रहा है। आगे अगर बात करें जंगलों को जंगलों का कटना। अब आपने पर्यावरणीय आंदोलन बड़े सुने होंगे नाम आप सबने, हाँ। तो गैर कानूनी ढंग से अगर जंगलों को काटोगे तो सामाजिक आंदोलन बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए। बनेगा, बिल्कुल सही बात। अगर मैं कहूँ कि अपराधियों द्वारा सताना, देखिए किसी समाज में लोगों को अपराधियों द्वारा सताना भी सामाजिक आंदोलन का कारण बन जाता है। लोग अपराधियों द्वारा सताए जाने के कारण उनसे मुक्ति पाने के लिए सामाजिक आंदोलन का सहारा लेते हैं, है ना। और फिर अगर हम बात करें एक धार्मिक वर्ग द्वारा दूसरे पर दबाव बनाना, मतलब सिंपल सी बात है कि एक धार्मिक वर्ग द्वारा दूसरे धार्मिक वर्ग पर दबाव बनाना भी सामाजिक आंदोलन का कारण बन जाता है। नहीं कहते ये आजकल देखेंगे सनातन धर्म चल रहा है, हिंदू धर्म चल रहा है, तो कहीं कुछ धर्म चल रहा है, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे न्यूज़ में, आजकल डेली आ रहा है ये सब, है ना। फिर अगर हम बात करें तो उपयुक्त प्रशासनिक नीतियों को ना बनाना। अब देखिए उपयुक्त प्रशासनिक नीतियों को ना बनना, मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि शायद अगर जो निर्भया एक्ट बनाया गया, अगर वो पहले बना होता तो शायद कुछ कम शोषण होता शायद। मतलब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, प्रशासनिक नीति को ना देकर किसी और चीज़ों को। मान लो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि अगर नीतियाँ वगैरह नहीं बनेगी, यदि मान लो किसी भी राज्य में प्रशासनिक नीतियाँ इस प्रकार की बनाए जाए कि जो जनता के कल्याण को ध्यान में रखा जाए, और जब कल्याण को ध्यान में ना रखोगे तो बताओ या सामाजिक या सार्वजनिक आंदोलन का कारण बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। जनता इन नीतियों को बदलने के लिए सामाजिक आंदोलन का सहारा ले सकता है और लेता भी है। परिवर्तन अधिनियम को हो या कानून को हो या कोई प्रशासन की बात हो, उसमें करता है। अब सरकार द्वारा उपेक्षा, भाई किसी समाज में सरकार के द्वारा लोगों की उपेक्षा करना कि सामाजिक आंदोलन का कारण बन सकता है। रीजन सही तो बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं। अब बात आती है सामाजिक सेवा के लक्षण। हमारे सामने ये सवाल पूछ लिया जाए कि समाज सेवा का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उसके मुख्य लक्षणों को बताते हुए तथा ये सामाजिक सेवाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं, इस पे चर्चा करें। ऐसे प्रश्न बना देगा तो हमें पता होना चाहिए कि सामाजिक सेवा होता क्या है। तो आपको मालूम है कि समाज के पिछड़े और उपेक्षित और निर्धन लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना समाज सेवा कहलाता है, परंतु इच्छा अनुसार वही प्रक्रिया अगर मैं जब बोलूं कि टेक्निक के माध्यम से, विधि के माध्यम से, तब आप उसे कहेंगे कि वो समाज कार्य है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि समाज सेवाएं समाज के सभी निर्धन और उपेक्षित लोगों को ही प्रदान की जाती है। सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि यहाँ पर अगर देखिए कि उसके लक्षण क्या आयोजन राज्य द्वारा, मतलब कैसे? देखिए सामाजिक सेवाएं का एक प्रमुख लक्षण ये है कि इसका आयोजन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त समाज द्वारा जो भी इसका आयोजन किया जाता है वह प्रक्रिया सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत लक्षण के रूप में आती है कि ये सामाजिक सेवाएं हैं जब आप किसी कार्यक्रम को आयोजन करते हैं।
जब अगर मैं बात करूँ कोई काम कर रहे हैं तो सभी के लिए कर रहे हैं या सभी वर्गों के लिए कर रहे हैं, तो सामाजिक सेवाओं का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है कि ये सेवाएं समाज के सभी वर्गों के लिए होती है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो या चाहे वो उपेक्षित वर्ग का हो, वो सबके लिए होता है कि नहीं। अगर मैं बात करूँ जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, देखिए सामाजिक सेवाएं लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है, जिसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है, ये सामाजिक सेवाएं का लक्षण होता है। ये काम करना, सभी वर्गों की बात करना, समानता की बात करना, आयोजन की बात करना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, मानव और समाज का विकास करना। मानव समाज का विकास का मतलब होता है सामाजिक सेवाओं का अंतर्गत मानव और समाज के विकास के लिए जो है प्रतिबद्ध होती है। इसका लक्ष्य होता है कि मानव और समाज का विकास करना। अगर मैं आपसे कहूँ कि मानव और समाज दोनों अननोन श्रित हैं तो क्या कहेंगे आप? मानव की बजाय मैं व्यक्ति बोल दूँ या मानव बोल दूँ, बात एक ही, क्या बोलेंगे आप? किस विद्वान का परिभाषा है ये स्टेटमेंट है? नहीं हो क्या आप लोग? पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो। नहीं पता? नहीं मालूम? नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि समाज और मानव दोनों अननोन श्रित हैं, परस्पर हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। हैमिल्टन हैमिल्टन, वही तो बात मैं बोल रहा हूँ, यही तो मैंने बोला है। मैंने यही बोला है आपसे कि मानव और समाज के विकास के लिए जब बात होती है तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखें। तो इसका लक्ष्य मानव और समाज को विकास करना है, और मानव और समाज का विकास दोनों अननोन श्रित हैं, दोनों परस्पर निर्भर है, इसलिए उसका विकास करना जरूरी है। तो यह हमारा एक प्रकार से लक्षण बनता है। अधिकार का संरक्षण, सामाजिक सेवाएं व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिकार का संरक्षण होना जरूरी है। और व्यक्तियों के दायित्व का बोध कराना, बोध का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझ। कैसे कराओगे बोध, समझ कैसे कराएंगे? तो आप ये कह सकते हो कि सामाजिक सेवाओं का एक लक्षण ये होता है कि व्यक्ति के दायित्वों का बोध कराएं हम उसको, उसके कर्तव्यों का बोध कराएं हम, उससे समझाएं इन चीज़ों के बारे में। तुम्हारा काम क्या है, किस चीज़ से तुम्हारा वो चीज़ें रिलेट होती है ना, ये होता है। अब ये समाज कार्य के प्रमुख लक्षण हैं। देखो वो समाज सेवा के थे, अब सोशल वर्क के लक्षण क्या हो सकते हैं? भाई विशेषज्ञतापूर्ण कार्य करना। मैं अगर कहूँ कि समाज कार्य का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि विशेषज्ञतापूर्ण कार्य करे और समाज कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित और विशेषज्ञ कार्यकर्ता की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जरूरी है विशेषज्ञतापूर्ण कार्य प्रशिक्षित लोगों द्वारा हो। समाज कार्य जो हो ना, एक प्रशिक्षित लोगों के द्वारा हो, जो समाज कार्य में दक्षता प्राप्त किया हो। ये थोड़ी ना कि जो चाय की टपरी पे बैठ जाए और लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दे, भाई वो समाज कार्य हो गया, ये नहीं। फिर अगर मैं कहूँ विशेषज्ञता से परिपूर्ण हो वो समाज कार्य, एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि समाज कार्य की शिक्षा और ज्ञान, तकनीकी और कौशल विशेषज्ञता से परिपूर्ण हो। जैसे आप लोग के अंदर है वो चीज़ें, तो आप परिपूर्ण हैं, आप सोशल वर्कर हैं। फिर लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो। समाज कार्य लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों दोनों पर आधारित होना चाहिए। यह समाज कार्य का एक महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप सबके लिए, इसको आप खासकर ध्यान रखेंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित का जो तात्पर्य है, इसका मतलब है कि समाज कार्य लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित होता है, और यह समाज कार्य का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है, प्रमुख मुख्य लक्षण माना जाता है। मूल कारणों पर निर्भर, मतलब समाज कार्य योजना ना से समस्याओं की प्रकृति और उसके मूल कारणों पर निर्भर होती है। समस्याओं और उसके मूल कारणों पर निर्भर होती है। मानवीय और सामाजिक विकास करना, तो समाज कार्य का ये लक्षण है कि इनमें मानवीय और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाए, और इसके अतिरिक्त समाज कार्य में सामाजिक जो दायित्व हैं उन दायित्वों का अनुपालन किया जाए। क्या किया जाए? अनुपालन किया जाए, है ना, ये होना चाहिए। फिर कहता है भुगतान स्वीकार करें। देखो अगर आप पैसे नहीं लोगे ना, सब लोग यही कहेंगे सोशल, तब पता है क्या है रीज़न यही है
कि जैसे कि सोशल वर्क कर रहे हैं, अच्छा फ्री में काम कर रहे हैं, पैसे क्या मिलेंगे इनको, सिंपल सी बात बोल देते हैं, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ भुगतान स्वीकार करना चाहिए। कहने का मतलब समाज कार्य का एक प्रमुख लक्षण ये है कि इसमें कार्यकर्ता भुगतान को स्वीकार करता है, परंतु परोपकारी कार्यों के या परोपकारी कार्यों में वे बिना किसी भुगतान के कार्य करते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रक्रिया के रूप में जब बात करते हैं तो परोपकारी प्रक्रिया या अगर हम कहें लोकोपकारी प्रक्रियाओं के बारे में, तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेकिन आप छोड़िए, बदलाव करिए, 21वीं शताब्दी चल रही है, व्यवसाय समाज कार्य बन चुका है। 45 मिनट काम करिए और अपना भुगतान लीजिए, इस तरीके से काम करिए। कार्य लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। समाज कार्य में लोगों की भलाई के लिए कार्य किया जाता है, ये बात तो सही है कि नहीं। बस यहाँ आपका ये जो टॉपिक था आज, मैंने आप लोगों का समाज कार्य का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। बाकी समाज कार्य के बारे में मैंने आपकी एक क्लास पहले भी दे रखा है, यूनिट नंबर 1 में, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं आप लोग। वो परिभाषा वगैरह के आधार पे दिया है ना। यहाँ पे जो मैंने बताया बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी आपका केस वर्क चल रहा है, उन चीज़ों को भी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। आज शाम को केस वर्क टेक्निक पर बात करेंगे, थोड़ा सा रिलेट करा के केस वर्क को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके क्या अप्रोचेस हैं, क्या उसके अभिगम हैं केस वर्क के, उनके बारे में जिक्र करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से देख लेना, 2 प्रश्न श्योर है कि पूछे जाएंगे, यानी 4 नंबर के। बस उस क्लास को, शाम वाली क्लास को 6:30 वाली बहुत ध्यान से देखिएगा, और 8:30 वाली केस वर्क की पीडीएफ पहले डाल देना। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को केस वर्क की पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देता हूँ, और आपको जो है 8:30 वाली क्लास की पीडीएफ तो पहुँच जाएगी, यहाँ पे केस वर्क रहेगा 8:30 पर। 6:30 पर जो रहेगा सामाजिक समूह, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों क्लास आज बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी क्लास में जो पढ़ा है उससे पहले डाल दो सर, तो एक बार हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है सर, मैंने बोल दिया, अभी आपको डाल दूंगा। हाँ, आपको अभी मैं डाल दूंगा। सामूहिक आज कार्य पर बात होगी, सामूहिक कार्य नहीं, जो समाज समूह है उस पर बात होगी कि कूले क्या हैं, समनर क्या भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और समनर के साथ साथ एफ्टोनीस का नाम सुना होगा, उनकी क्या भूमिका होती है, ठीक है। गेसलसेप्ट, गेमिनसॉफ्ट के बारे में, ठीक है। मर्टन वगैरह क्या हैं, निकोब क्या भूमिका देते हैं, इन सब के बारे में जिक्र करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6:30 वाली क्लास भी और 8:30 वाली भी। एक बार इसको देखिएगा आप सभी लोग, इसकी पीडीएफ में आज अभी आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए जी, कोई डाउट। क्लास में आप ग्रुप एग्जिट मत करना, मैं किसी चीज से आपको जोड़ूंगा तो नहीं समझा मैंने, ग्रुप एग्जिट नहीं। जैसे अभी हम जो ऑनलाइन क्लास लिए हुए हैं, आपने कहा था कि वो लेफ्ट होने से पहले, मतलब कोई भी छोड़ना मत। नहीं, ग्रुप क्यों छोड़ोगे? लेफ्ट मत करो, नहीं सर, क्लास मत छोड़ना। हाँ,